गांधी जी पर क्रांतिकारी घटनाओं का अप्रत्यक्ष दबाव। अहिंसा के नाम पर गांधी जी सदैव क्रांतिकारियों का विरोध करते रहे, उन्हें भारत की स्वतंत्रता में रुकावट बताते रहे। इन सब के बाद भी गांधी जी के आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की दिशा में न होने के कारण क्रांतिकारियों को भी सहयोग मिल रहा था और उनकी भी गतिविधियां लगातार जारी थी। गांधी जी जहां अंग्रेजों के गुलाम रहते हुए और अधिक अधिकारों की बात करते थे, तो क्रांतिकारी पूर्ण स्वतंत्रता की। इन सब के बाद भी क्रांतिकारियों को उतना समर्थन नहीं मिल रहा था जितना कांग्रेस के पास था। इसका एक कारण यह था कि क्रांतिकारियों का आंदोलन बिखरा हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए शचीन्द्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने विभिन्न छोटे छोटे क्रांतिकारी गुटों को एक कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी की क्रांतिकारी घटना इसी एसोसिएशन का कार्य थी। इन गतिविधियों को तेज करने और आमजन का अधिक समर्थन कैसे मिले, इस पर विचार करने के लिए 8 व 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में पूरे देश से भगत सिंह सहित विभिन्न क्रांतिकारी एकत्रित हुए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया। इसके पहले कमांडर बने चंद्रशेखर आजाद। साइमन कमीशन 20 अक्टूबर 1928 को लाहौर आया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका जोरदार विरोध किया गया। पुलिस की लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल लाला 17 नवंबर को वीर गति को प्राप्त हुए। इसका बदला कांग्रेस को लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस इसे हत्या मानती ही नहीं थी। इसलिए उसने लाला के बलिदान पर शोक व्यक्त कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार अंग्रेज डीएसपी सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928 को पुलिस स्टेशन के बाहर मारकर बदला लिया। इस कार्रवाई में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव के साथ ही चंद्रशेखर आजाद सहित अनेक क्रांतिकारी शामिल थे। संगठन ने इसकी पूरी जानकारी भी ली। बलराज के नाम से चंद्रशेखर आजाद ने घटना को अंजाम देने के कारणों से जुड़ा एक पर्चा भी चिपकवाया। इस पर्चे में लिखा था कि सैंडर्स का वध लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला है। 35 करोड़ भारतीयों के राष्ट्र के सर्वाधिक सम्माननीय और पूज्य लाला जी की छाती पर लाठियां बरसाकर सैंडर्स जैसों ने अत्यंत शर्मनाक कृत्य किया था। यह हमारे राष्ट्र का खुला अपमान था। भारत राष्ट्र के इस अपमान के द्वारा विदेशी सत्ता ने मानो इस धरती के आत्मसम्मानी व वीर पुत्रों को चुनौती ही दी थी। चुनौती के इस उत्तर से सर्वजनों तथा विदेशी शक्ति को समझ में आ गया होगा कि भारत राष्ट्र ना तो मेरा है और ना ही चेतना शून्य हुआ है कि ऐसे अपमानों को सह ले। भारत के लोगों की धमनियों में ताजे रक्त का संचार हो रहा है। युवा भारत राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा और तैयार हो गया है, भले ही उसे अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़े। अंग्रेज सरकार अपने विरोध में चल रहे ऐसे किसी भी आंदोलन को दबा देना चाहती थी। इस मंशा से केंद्रीय असेंबली में 2 बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल लाए गए। ऐसे ही विभिन्न कार्यों का विरोध करने के लिए क्रांतिकारियों ने 8 अप्रैल 1929 का दिन चुना। दिल्ली स्थित केंद्रीय असेंबली का सत्र चल रहा था। तभी अचानक 2 बम सदन के खाली स्थान पर गिरे। इससे कुछ लोग घायल भी हो गए। इससे मची भगदड़ का लाभ लेकर बम फेंकने वाले सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आराम से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रांतिकारी जेल जाने पर विश्वास नहीं रखते थे। फिर ये गिरफ्तारियां क्यों हुई? वास्तव में उस समय अंग्रेजों और कांग्रेस के द्वारा
ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि क्रांतिकारी हिंसा फैलाकर आतंकवादियों जैसा कार्य कर रहे हैं। यह गलत है और इस मार्ग से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। आमजन के इसी भ्रम को तोड़ने के लिए ये गिरफ्तारियां हुई थी। दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों को 12 जून 1929 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने भी 13 जनवरी 1930 को ये सजा बरकरार रखी। इस दौरान भी दोनों क्रांतिकारी चुप नहीं बैठे। 15 जून 1929 को दोनों ने कुछ अन्य के साथ मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। इनका आरोप था कि इनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। क्रांतिकारियों का यह प्रयास रंग लाने लगा। दोनों के समर्थन में 30 जून का दिन पंजाब और बंगाल में सिंह दत्त दिवस के रूप में मनाया गया। यह आग धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी। कांग्रेस वैसे तो क्रांतिकारियों का विरोध ही करती रहती थी, लेकिन उसे भी जन भावनाओं के आगे झुकना पड़ा। कांग्रेस ने 29 जुलाई 1929 की अपनी प्रयागराज में हुई अखिल भारतीय बैठक में आंदोलनरत क्रांतिकारियों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। जवाहरलाल नेहरू दोनों के मध्य समझौता कराने लाहौर गए, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। दरअसल यह भूख हड़ताल वही हथियार था जिसका प्रयोग गांधी जी करके अपनी बात मनवा लिया करते थे। इसलिए इस बार कांग्रेस के पास क्रांतिकारियों के विरोध का कोई कारण नहीं था। शिमला में छुट्टी मनाने गए पंजाब के गवर्नर को भी वापस आना पड़ा, लेकिन क्रांतिकारियों के आगे उनकी एक भी नहीं चली। वायसराय को स्वयं हस्तक्षेप कर जेल सुधार कमेटी गठन करने का आश्वासन देना पड़ा। पंजाब सरकार ने तुरंत कमेटी का गठन भी कर दिया। कमेटी अध्यक्ष इंस्पेक्टर जनरल बारकर के भगत सिंह को आश्वासन देने के बाद यतीन्द्रनाथ दास को छोड़कर सभी ने 2 सितंबर को भूख हड़ताल वापस ले ली। दास को अभी भी सरकार पर भरोसा नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि 13 सितंबर 1929 को दास बलिदान हो गए। 14 सितंबर को पूरे देश में हड़ताल रही। इससे डरे अंग्रेजों ने जेल में राजनीतिक कैदियों की सुविधा के लिए कई नियम बनाए, जिसका सबसे अधिक लाभ कांग्रेसी नेताओं को मिला, क्योंकि वो तो अपने आंदोलन की सफलता ही जेल जाने को मानते थे, भले ही उसका परिणाम कुछ ना निकले। सैंडर्स वध के सभी आरोपी धीरे धीरे पकड़े जाने लगे। आजाद को छोड़कर सभी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। भले ही कई क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी से उनका संगठन कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसने पूरे देश को प्रेरणा दी। हर कोई इन क्रांतिकारियों के पद चिन्हों पर चलकर देश को स्वतंत्र कराना चाहता था। सबसे अधिक उत्साह युवाओं में देखा जा रहा था। कांग्रेस, जो अब तक अंग्रेजों की गुलामी के लिए भारत को मना रही थी, उसे लगा कि अब यदि कुछ नया नहीं किया तो उसका जनाधार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की बात 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय, यह दोनों ही राजनीतिक घटनाक्रम इसी कड़ी का हिस्सा थे। यदि कांग्रेस वास्तव में पूर्ण स्वतंत्रता चाहती तो वो 1942 के स्थान पर 1929-30 में अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे किसी आंदोलन की बात करती।